हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस में। फ्रेंड्स, इसमें आप लोग को फिजिक्स के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। अगर आप लोग को पिछला वीडियो देखना है, फिजिक्स की क्लास देखनी है, तो वो उसका प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसमें जा कर के आप लोग देख सकते हैं। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया है, यूरेनियम 235 नाभिक में होता है। जैसे यूरेनियम 235 है तो नाभिक में 235 उसमें क्या है, ये 235 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या है। तो जो 235 इसमें दिया है वो ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए में 235 प्रोटॉन होते हैं, ऑप्शन बी है 235 न्यूट्रॉन होते हैं, ऑप्शन सी है 235 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑप्शन डी है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की बल संख्या 235 होती हैं। तो इसमें यूरेनियम में जो 235 है, नाभिकीय बल जो होता है उसमें वो द्रव्यमान संख्याएं होती हैं। और द्रव्यमान संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ने के बाद से उसकी द्रव्यमान संख्याएं हम निकाल सकते हैं। तो इसमें यूरेनियम की जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो 92 होता है, और जो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो 143 होता है। इसको ऐड करेंगे तो 235 आएगा। तो यही इसमें पूछ रहा है कि जो 235 है नाभिक में वो क्या है, तो वो द्रव्यमान संख्याएं हैं, और ये द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ने के बाद आती हैं। तो इसमें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है कि प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के बल संख्या को 235 होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, एक भारी नाभिक के ताक्षणिक विघटन की परिघटना। एक भारी नाभिक के ताक्षणिक विघटन की परिघटना को क्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए दिया है, विघट नाभिका कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, नाभिक विखंडन कहते हैं, नाभिक संलयन कहते हैं, अंतः स्कॉट कहलाती है। तो जो एक भारी नाभिक में जो ताक्षणिक विघटन से परिघटना होती है तो उसे हम विघट नाभिका या रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, परमाणु में नाभिक परिवर्तन के फलस्वरूप तरंग या किरणें कौन सी होती हैं। जब परमाणु के नाभिक में परिवर्तन के फलस्वरूप जब तरंग या किरणें निकलती हैं तो वो कौन सी होती हैं। ऑप्शन ए है अवरक्त किरणें होती हैं, बी है प्रकाश तरंगें होती हैं, सी है एक्स किरणें होती हैं, और डी है गामा किरणें होती हैं। तो जब परमाणु के नाभिक में परिवर्तन के फलस्वरूप तरंग या किरणें निकलती हैं वो गामा किरणें होती हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरेनियम के 2 समस्थानिक दिए गए हैं और इसमें से किसकी संख्याएं इसमें समान होती हैं। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की, इसमें किसकी संख्या समान होती है, क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो यूरेनियम के जो 2 समस्थानिक दिए हुए हैं, ऑप्शन ए देखते हैं, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, बी है न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती हैं, और डी दिया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होते हैं। तो यूरेनियम के 2 समस्थानिक दिए हैं, इसमें बताना है कि कौन सी संख्याएं समान है, भिन्न है या फिर बराबर हैं। तो इसमें जो प्रोटॉन की संख्या होती हैं वो समान होती है, और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती हैं। तो प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए में है कि प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का प्रयोग। जो रेडियो कार्बन काल निर्धारण है इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं। ऑप्शन ए दिया है, चट्टानों की आयु निर्धारण हेतु किया जाता है, ऑप्शन बी दिया है, मिट्टी की आयु निर्धारण हेतु किया जाता है, ऑप्शन सी दिया है, जीवाश्म की आयु निर्धारण हेतु किया जाता है, ऑप्शन डी दिया है, भवनों की आयु निर्धारण हेतु किया जाता है। तो रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीकी का प्रयोग जीवाश्म की आयु निर्धारण हेतु किया जाता है। जीवाश्म की आयु के निर्धारण हेतु रेडियो कार्बन काल का तकनीकी का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, पृथ्वी की आयु का आकलन किस काल निर्धारण हेतु किया जाता है। जो पृथ्वी की आयु का आकलन है किसके द्वारा किया जाता है। तो पृथ्वी की आयु का आकलन ऑप्शन ए है, यूरेनियम काल निर्धारण हेतु किया जाता है, बी है
कार्बन काल निर्धारण हेतु किया जाता है। ऑप्शन सी है परमाणु घड़ी की सहायता से किया जाता है। ऑप्शन डी है जैव घड़ी की सहायता से किया जाता है। तो जो पृथ्वी की आयु का आकलन है वो यूरेनियम काल निर्धारण हेतु किया जाता है। यूरेनियम काल निर्धारण हेतु पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि समृद्ध यूरेनियम निम्नलिखित में से किस समस्थानिक में समृद्ध किया जाता है। यूरेनियम निम्नलिखित में से किस समस्थानिक में समृद्ध किया जाता है। ऑप्शन ए है यूरेनियम 233, ऑप्शन बी है यूरेनियम 235, ऑप्शन सी है यूरेनियम 238 और ऑप्शन डी है यूरेनियम 239। जो समृद्ध यूरेनियम है वो समस्थानिक में से समृद्ध किया गया है किसमें है, यूरेनियम 235 में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है यूरेनियम 235। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक का कार्य होता है। जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसमें विमंदक का कार्य होता है। क्या होता है। ऑप्शन ए है द्वितीयक न्यूट्रॉनों की संख्या को विमंदित करता है। ऑप्शन बी दिया है कि द्वितीयक न्यूट्रॉनों की संख्या को विमंदित धीमा करता है। ऑप्शन सी दिया है कि विखंडनीय नाविकों की संख्या में वृद्धि करना, या डी दिया है विखंडन अभिक्रिया का नियंत्रण करना। तो नाभिकीय रिएक्टर के विमंदक का कार्य जो होता है वो द्वितीयक न्यूट्रॉनों को धीमा करना होता है। इसका कार्य द्वितीयक न्यूट्रॉनों को धीमा करना होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रजनक या ब्रीडर रिएक्टर वह है जिसमें, जो प्रजनक है या ब्रीडर है उसमें रिएक्टर होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है विखंडनीय पदार्थ जितनी खपत होती है उत्पादन उससे अधिक होता है। ऑप्शन बी दिया है विखंडनीय पदार्थ की बिल्कुल आवश्यकता न हो। सी दिया है केवल भारी जल का प्रयोग हो। डी दिया उपरोक्त में से कुछ न हो। तो इसमें प्रजनक रिएक्टर्स वह होते हैं जिसमें विखंडनीय पदार्थ की जितनी खपत होती है उत्पादन उससे अधिक होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है कि विखंडनीय पदार्थ की जितनी खपत होती है उत्पादन क्या होता है उससे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में परमाणु विस्फोट में अत्यधिक ऊर्जा निकलने का कारण, जब परमाणु विस्फोट होता है तो उसमें अत्यधिक ऊर्जा निकलती है, उसका कारण क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन है। बी दिया है रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन है। सी दिया है यांत्रिक ऊर्जा का नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तन है। डी दिया है न्यूट्रॉनों का प्रोटॉनों में परिवर्तन है। तो परमाणु विस्फोट में अत्यधिक ऊर्जा निकलने का कारण द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन होना है। इसका यही कारण है, द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य में ऊर्जा के जनन की प्रक्रिया। जो सूर्य में ऊर्जा के जनन की जो प्रक्रिया होती है वो किसके संलयन से होती है। यूरेनियम के विखंडन से। बी दिया है हीलियम के संलयन से। सी दिया है हाइड्रोजन के संलयन से। डी दिया है उपरोक्त सभी प्रक्रियाओं का संयोजन है। तो जो सूर्य में ऊर्जा का जनन की प्रक्रिया होती है वो हाइड्रोजन के संलयन से होती है। सूर्य में ऊर्जा के जनन की प्रक्रिया हाइड्रोजन के संलयन से होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आइंस्टाइन की खोज क्या है। आइंस्टाइन ने किसकी खोज निम्नलिखित में से की थी। प्रकाश, विद्युत प्रवाह और एक्स किरणों की खोज की थी। ऑप्शन बी है विघट नाभिकता एवं सापेक्ष सिद्धांत। सी है प्रकाश, विद्युत प्रवाह एवं सापेक्ष सिद्धांत। और डी है विघट नाभिका एवं एक्स किरणें। तो आइंस्टाइन ने खोज की थी, वो किसकी खोज की थी, प्रकाश, विद्युतीय प्रवाह एवं सापेक्ष सिद्धांत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इनका जो फार्मूला दिया था इन्होंने E=mc² का फार्मूला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खगोलीय दूरी का मात्रक। खगोलीय दूरी का मात्रक क्या होता है। ए दिया है एंगस्ट्रॉम होता है। बी दिया है किलोमीटर। ऑप्शन सी दिया है समुद्र मील। और ऑप्शन डी है प्रकाश वर्ष। तो जो खगोलीय दूरी का मात्रक होता है वो प्रकाश वर्ष होता है।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। इसके बारे में कुछ और जानते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 पे पावर कितना होता है? 15 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक नाविक मील बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर होता है। और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस मंदाकिनी में सौरमंडल है उसका नाम बताइए। जिस मंदाकिनी में सौरमंडल है उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? ए ऑप्शन में ए में दिया है एंड्रोमेडा है, बी दिया है आकाशगंगा है, सी दिया है रेडियो मंदाकिनी है और डी दिया है मेजेनिया मंदाकिनी है। तो इसमें जो सौरमंडल है वो किस गैलेक्सी में आता है? तो वो मिल्की वे में आता है, आकाशगंगा में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ऑप्शन दिया है 4.2 सेकेंड लगता है, ऑप्शन बी दिया है 42 सेकेंड लगता है, सी दिया है 4.2 वर्ष लगता है और डी दिया है 42 वर्ष लगता है। तो जो सूर्य के अलावा जो पृथ्वी के निकटतम तारा है उससे प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 4.2 वर्ष लगता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल में नहीं है? इनमें से कौन सा है जो सौरमंडल में नहीं है? ऑप्शन ए है क्षुब्ध ग्रह, ऑप्शन बी है धूमकेतु, ऑप्शन सी है ग्रह, ऑप्शन डी है निहारिकाएँ। तो इसमें से ऐसा कौन है जो सौरमंडल में नहीं है? तो जो निहारिकाएँ होती हैं नेब्यूला वो सौरमंडल में नहीं होती हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से ग्रहों के उपग्रह उनकी परिक्रमा नहीं करती हैं? ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनकी परिक्रमा उपग्रह नहीं करती हैं? तो ऑप्शन दिया है ए है मंगल और शुक्र ग्रह, बी दिया है बुध और शुक्र ग्रह, सी दिया है मंगल और बुध ग्रह और डी दिया है नेपट्यून और प्लूटो। तो इसमें से कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनकी उपग्रह उनकी परिक्रमा नहीं करते हैं? तो बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनकी उपग्रह परिक्रमा नहीं करती हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन में क्या दिया है? हमें सदैव चंद्रमा का एक ही पार्श्व दिखाई देता है, एक ही हिस्सा क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन ए दिया है चंद्रमा की अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा अवधि के बराबर होती है, ऑप्शन बी दिया है चंद्रमा का स्थिर होना, ऑप्शन सी दिया है चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा अवधि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि के बराबर होती है और ऑप्शन डी दिया है पृथ्वी जिस तरह पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है चंद्रमा उस तरह नहीं करती है। तो इसमें दिया है कि क्वेश्चन दिया है हमें सदैव चंद्रमा का एक ही पार्श्व दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है कि चंद्रमा की अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा की अवधि के बराबर होता है। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए होगा कि चंद्रमा की अपने अक्ष पर घूर्णन जो होती है वो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा की अवधि के बराबर होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रेल पटरियों के नीचे चौड़ी लकड़ी के पटरे लगाए जाते हैं, जिससे जो रेल पटरियां होती हैं उनके नीचे चौड़े लकड़ी के पटरे लगाए जाते हैं, किस लिए लगाए जाते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया है ए दिया है वे झटकों को अवशोषित कर सकें, ताकि वे झटकों को अवशोषित कर सकें इसलिए रेल के पटरियों के नीचे लकड़ी के पटरे लगाए जाते हैं, या फिर ऑप्शन बी दिया है कि फिश प्लेटों जोड़ पट्टियों का समुचित प्रकार से जकड़े रहें, या फिर सी दिया है कि लोहे की पटरियों को समांतर बनाए रखें, ऑप्शन डी दिया है कि रेलगाड़ी के कारण उत्पन्न दाब को घटा सकें।
तो रेल पटरियों के जो नीचे चौड़ी लकड़ी के पटरे लगे होते हैं वो इसलिए बिछाए जाते हैं ताकि रेलगाड़ी के कारण जो दबाव उत्पन्न होता है उसको घटा सकें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी